नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज आपका स्वागत है और हम बात करेंगे हिसार जिले की विधानसभा सीटों के बारे में और जानेंगे कि हिसार जिले की जो विधानसभा सीटें हैं वो इस चुनाव में किस तरफ जा रही हैं, किन की टिकटें कटेंगी, किन किन नए चेहरों को मिलेंगी। ये कई सारी गुत्थियां हैं, इनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुलदीप कुमार हैं। कुलदीप कुमार हमेशा डेटा से लैस होते हैं और आपको विधानसभा वाइज बताएंगे कौन संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं। और राजेश कुंडू हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से। तो एक लंबा तजुर्बा है पत्रकारिता का, 15 साल से, पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं और एक हिसाब से उनसे हम समझेंगे कि इलाके में जो राजनीतिक माहौल है वो किस तरफ जाएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। ये घसी पिटी कहावत दोबारा मैं आपके सामने यूज कर रहा हूं। तो ऊंट किस करवट बैठेगा वो वही देखेंगे। सबसे पहले तो कुलदीप, हम हिसार की जो प्रॉपर हिसार शहर है उसी की विधानसभा सीट की बात करते हैं, क्योंकि चर्चाएं ज्यादा बड़ी हैं, बड़ी सीट है। कहा जा रहा है कि सांसद महोदय की माता जी और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल टिकट पा सकते हैं और सावित्री कैबिनेट जिंदल। मंत्री जी, और कैबिनेट मंत्री का टिकट कट सकता है बीजेपी से। और कांग्रेस से भी कई किस्म की चर्चाएं हैं। तो आप एक बार मुझे बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस से कौन कौन वहां से कैंडिडेट के दावेदार हैं और उसके बाद फिर राजेश कुंडू जी के पास चलेंगे। सही कहा कि बीजेपी अब की बार सावित्री जिंदल को टिकट देना चाह रही है। वैसे तो रोज तक से चर्चा थी कि मनमोहन गोयल को मिलेगी, लेकिन जब से मनीष ग्रोवर ने दोबारा चुनाव लड़ने की कहा है तो यह कि हिसार में सावित्री जिंदल की टिकट लगभग तय है और वो बीजेपी उन्हीं को टिकट देगी। दूसरा नाम कमल गुप्ता हम कह सकते हैं, लेकिन जितनी जो भी चर्चा है उनमें सावित्री जिंदल का नाम सबसे ऊपर है। दूसरा, अगर हम कांग्रेस की बातचीत करें तो कांग्रेस ने जो एप्लीकेंट है, जो टिकटार थे, उन्होंने 22 लोगों ने अप्लाई किया है। अगर हम उनमें भी देखें तो जैसे रामनिवास रारा है, प्रीतम सिंह चौधरी है, अशोक कुमार गोयल है, या फिर संजीव कुमार है, ऐसी मतलब अमित ग्रोवर है। तो ये 22 सीट है, क्योंकि हिसार शहर है और रूरल सीट नहीं है। तो मतलब नॉन जाट सीट एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको, जैसे बाकी शहर और बीजेपी का ये माना जाता है। लेकिन किसान आंदोलन के बाद यहाँ मुश्किलें बढ़ी है बीजेपी के लिए इस सीट पे। तो सावित्री जिंदल बीजेपी की तरफ से लगभग फाइनली नाम है। मनदीप। अच्छा राजेश जी, एक जो नाम तो हमने कई गिनवा दिया, आपके हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस से टिकट किस किस को मिलेगी और क्या कोई तीसरा उम्मीदवार भी है, तीसरा दल भी है जो यहाँ पे चुनौती पेश करेगा? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की बात करें, डॉक्टर कमल गुप्ता लगातार दूसरी बार यहाँ मंत्री हैं और उनकी टिकट कटना बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन सामने जिसका नाम आया है, सावित्री जिंदल, उनका अपना एक बड़ा परिवार है, बड़ा राजनीतिक रसूख है और शहर पे एक पकड़ भी है। तो उनको भी दावेदारी बड़ी मजबूत है और लग रहा है कि वो टिकट ले आएंगी। कांग्रेस के पास यहाँ कैंडिडेट्स का टोटा है। जो कैंडिडेट हैं, जिनके दो तीन की अगर मैं लूंगा, तो वो ज्यादा मजबूत आधार वाले लोग नहीं है, ना ही उनका कास्ट कॉम्बिनेशन किसी तरीके से ज्यादा फिट बैठता है, उसमें लोकप्रिय नहीं है। अगर सावित्री जिंदल यहाँ से कैंडिडेट आती हैं तो नो डाउट बहुत मजबूत इसकी दावेदारी होगी उनकी और वो जीत भी सकती हैं। और कमल गुप्ता अगर यहाँ से कैंडिडेट रहे तो हो सकता है कि उनका विरोध हो इस बार, क्योंकि ज्यादा से काम उनके मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिए हैं और उनको नुकसान हो सकता है। आपको नुकसान दिख रहा है जी। तो अब थोड़ा सा देहात की तरफ बढ़ते हैं और देहात में अगर हम हांसी से शुरुआत करें तो हांसी एक ऐसी सीट है जिसको लेकर 2019 में काफी चर्चाएं रही और हांसी सीट के ऊपर दावेदारी भी कई लोगों की है। कुलदीप, एक बार बताएंगे कि आप बीजेपी से और कांग्रेस से कौन कौन उम्मीदवारी इस हांसी सीट से पेश कर रहे हैं? बीजेपी की तरफ से अगर हम देखें, जैसे कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो वो कई सीटें मांग रहे हैं अब की बार। तो उनमें से एक हासी भी सीट है जो मांग रहे हैं, शायद रेणुका बिश्नोई के लिए वो ये सीट मांगे। उसके बाद विनोद भयाना का भी नाम यहाँ से आ रहा है। और कांग्रेस की अगर हम बातचीत करें तो कांग्रेस के जो एप्लीकेंट है यहाँ, वो 44 लोगों ने अप्लाई किया है। लेकिन जो मेन मेन नाम है मैं वो बता दूं आपको। श्री अतर सिंह सैनी है, सुभाष चंद्र गोयल है, या हरपाल सिंह बुरा है, या सोनी साहब है। तो बेसिकली जो यहाँ कोशिश रहेगी ओबीसी या फिर पंजाबी या उस तरीके से वहां से टिकट देगी कांग्रेस भी। तो ये अभी हासी का ये स्थिति है। अच्छा राजेश जी, क्या लग रहा है टिकट क्या कुलदीप बिश्नोई परिवार में जाएगी हांसी की बीजेपी से, और क्या कांग्रेस से आपको कोई ओबीसी कैंडिडेट भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि बहुत सारे, मैं तो खुद देखता हूँ हांसी से कि बहुत सारे लोग तैयारियां कर रहे हैं। जो केस कला
बोर्ड के हुड्डा सरकार में चेयरमैन रहे हैं, वो भी शायद वहां से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हांसी जो सीट है ना, बड़ी अजीब सी सीट है। इसमें जितनी भी पार्टियां वो शहर से हमेशा डरती आई हैं, लेकिन आंकड़ा अगर आप पिछला 2014 के चुनाव में उमेद लोहान की टिकट बरवाड़ा से कट गई थी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, दोबारा उसको पार्टी में मना करके हांसी से कैंडिडेट बनाया गया। मात्र 15 दिन का वक्त उनको मिला था और छत्रपाल सिंह वहां चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। पाल और उमेद लोहान के जो वोट हैं वो तकरीबन मान के चलो 28,000 एक को मिले थे और लगभग शायद 22 छत्रपाल को मिले थे। 15,000 से रेणुका बिश्नोई ने जीत पाई थी। तो मेरा ये मानना है कि रूरल का कोई भी एक ठीक सा चेहरा जिसमें लंबी राजनीति करने का हमें दिखाई दे, उस पे अगर दांव खेला जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत आसानी से सीट निकाली जा सकती है। ये डर है कांग्रेस के और बाकी पार्टियों के भी दिमाग में है कि शहर से जीत नहीं पाएंगे, लेकिन रूरल इतना ज्यादा बड़ा एरिया इसके पास में है कि इसको क्लेम किया जा सकता है। अच्छा, मुझे एक कैंडिडेट इस तरीके से बन ही नहीं पाए हैं। एक दो ने ट्राई किया लेकिन उनका जनाधार नहीं बन पाया था। तो जो मतलब मोटा मोटा हांसी से जो नाम चल रहे हैं, मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये कांग्रेस के खत्ते की सीट है या फिर बीजेपी की आज के समय में? राजेश जी, अगर आपको हांसी सीट का अगर एक हिसाब से एक विश्लेषण, एक मोटा मोटा अपना एक ओपिनियन पोल देना हो, एक ओपिनियन देना हो कि हांसी आज किस तरफ जाती दिख रही है आपको? मैं फिर कह रहा हूं कि हांसी में अगर कांग्रेस कोई अच्छा सा साफ छवि का नया लड़का दे पाई तो हांसी को कांग्रेस क्लेम कर सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से संभावना इस बात की है कि ये इस बार भी कुलदीप बिश्नोई के कोटे में आएंगी। कुलदीप ने 3 सीटों पे ज्यादा दावा ठोका है। उनका अपना आदमपुर है और नलवा के लिए रणधीर पनिहार की वो कोशिश कर रहे हैं और हांसी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। टिकट आवंटन में किस तरीके के चेहरे आएंगे वो हांसी का चुनाव परिणाम तय करेंगे। पार्टी का अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी के खाते की सीट है या फिर कांग्रेस के खाते की है। हल्का देखा जाता है कि नारनौंद की बात करें, दिख रहा है कि कोई आ जाए, किसी के गले में आप टिकट बांध के आप भेज दो, वो कांग्रेस का जीत जाएगा। यहाँ कैंडिडेट जीतेगा, ना कि पार्टी। अच्छा, तो नारनौंद की बात कर लेते हैं। आपने माहौल तो बता दिया कि कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं, शैलजा गुट से भी आप लगाइए और हुड्डा गुट से भी लगाइए, और कुछ लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो सेंटर से भी लेके आएंगे। खुद अकेले पेटवाड़ गांव जो नारनौंद में पड़ता, वहीं से 2-3 प्रत्याशी और रखे हैं, और 3 बल्कि। और क्या लग रहा है कि कैप्टन अभिमन्यु अपनी सीट को बचा पाएंगे, क्योंकि उनका गांव भी उसी में ही पड़ता है और नारनौंद से ही वो दावेदारी की प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनके बेटे का नाम भी चल रहा है, और फिर दादा गौतम एक हिसाब से पिछले बार जेजेपी के खाते में थी। तो कुलदीप, एक बार आप थोड़ा संभावित कैंडिडेटों की लिस्ट बता दीजिए नारनौंद से, फिर एक बार राजेश जी के पास चलें। नारनौंद हॉट सीट बनी हुई है। जिस तरीके से अगर हम देखें हुड्डा गुट की तरफ से जो जस्सी पेटवाड़ है, जिस तरीके से पिछले 2 साल से लगे हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिले। उधर हम अगर शैलजा की बातचीत करें तो उधर से जो अजय चौधरी है वो भी कोशिश में है कि उनको टिकट, एक बार तो अनाउंस भी कर दिया कि जब शैलजा यहाँ आई थी उन्होंने कहा था कि हम इनको टिकट देंगे। तो कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल रहेगा, मुझे लग रहा है कि नारनौंद सीट की किसको टिकट देंगे। वो उधर सोनिया दून भी जो है कि ट्राई कर रही है, जो पहले एनसीपी में थी, तो वो कि उनको इधर से टिकट मिले। और बीजेपी का आपने कैप्टन अभिमन्यु की तो टिकट आप समझो कि फाइनल ही है। दूसरा जेजेपी से दादा गौतम है। तो बड़े बड़े चेहरे हैं इस पे अगर हम देख सके तो ये कुछ नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। मुझे लग रहा है इन्हीं में से किसी को टिकट वहां फाइनल होगी। बीजेपी की तो कैप्टन अभिमन्यु की तय ही है। और अगर ये देखना होगा कि ये कांग्रेस में किसके खाते में सीट जाएगी। अगर ये शैलजा के खाते में जाती है तो फिर डॉक्टर अजय चौधरी, नहीं तो फिर जस्सी पेशवाड़ अगर हुड्डा के खाते में सीट आती है। और मेरे को पता नहीं क्यों किसी ने बताया कि दादा गौतम कांग्रेस से टिकट लेने की ट्राई कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि दादा गौतम सेंटर में पहुंच जाए और वहां से वो टिकट कांग्रेस की ले। राजेश जी, आपके ऊपर, आप विश्लेषण, जिम्मेदारी आपकी, क्या लगता है आपको? नहीं होता है तो नारनौंद की दोनों टिकटें हैं लगभग फाइनल है। डॉक्टर अजय चौधरी जो है वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी लगभग तय हैं और कैप्टन अभिमन्यु है, वो उनका नारनौंद अपना हल्का रहा है, इलाका रहा है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कुलदीप जी ने बताया कि काफी सारे कैंडिडेट हैं जो ट्राई कर रहे हैं। दादा गौतम हो दोनों तरफ है। उनको लग रहा है कि अगर कैप्टन साहब अपनी सीट को बदल लेते हैं तो मैं बीजेपी की तरफ चला जाऊंगा, बेटे को ज्यादा उतारना चाहते हैं। और कांग्रेस में भी वो लगातार संपर्क है, वो दोनों की तारीखें अक्सर कर देते हैं।
और कांग्रेस की अगर हुड्डा-गुट की बात वहां करें तो जस्सी पेटवाड़ वहां काफी मेहनत कर रहे हैं लंबे वक्त से। सोनिया दुहन बड़ी नेता थी एनसीपी की छात्र विंग की, वो अभी कांग्रेस में आई हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के पास में वहां एक इस हल्के का केजरीवाल भी है। दिनेश शोराण एक पार्षद है जो हरियाणा में दूसरी सबसे बड़ी जीत जिला परिषद उसकी रही है, और वो गांव का सरपंच पहले वो रहे, और उनका काफी बड़ा जनाधार है। और उनकी जो खाप है वो अपने खाप की लड़ाई भी लड़ रही है कि हमारी खाप से अब तक कोई इस तरीके का प्रतिनिधित्व नहीं गया है, हमें इस बार क्लेम करना है इसको। वो बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन लग रहा है कि डॉक्टर अजय चौधरी और कैप्टन साहब हैं वो चुनाव लड़ेंगे, और डॉक्टर अजय चौधरी का पारा कहीं ना कहीं ठीक ठाक दिखाई देता है, वो निकाल लेंगे सीट को। अब एक बार उन 2 सीटों की बात कर लेते हैं जिनको बिश्नोई परिवार क्लेम करता है कि हमारे प्रभाव की हैं, और बिश्नोई परिवार हम सबको पता है। हालांकि कुलदीप तो कह रहे थे गठबंधन हुआ है, मैं कह रहा हूं कि वो पार्टी में शामिल हो चुके हैं। गठबंधन की बातें बुरा नहीं होगी। गठबंधन किसी जमाने में उनके, किसी जमाने में कुलदीप जी उनके हुआ करते थे, जब वो बीजेपी को बोलते थे कि आपको 75 दे देंगे हम 25 पे, आपको 25 दे देंगे हम 75 पे लड़ेंगे, ये तक भी कह देते थे। हाँ, तो कभी कोई जमाना था, लेकिन आज के समय में वो अपनी आदमपुर की सीट के अलावा किसी और सीट भी बीजेपी की टिकट दिलवा पाए तो वो भी बड़ी बात होगी। तो एक बार आप पहले हम नलवा से शुरुआत कर लेते हैं। नलवा से आपको क्या लग रहा है, कौन कौन कांग्रेस से और बीजेपी से कैंडिडेट हो सकते हैं, फिर राजेश जी के पास। जैसे राजेश सर ने बताया ही, पहले नलवा से बीजेपी की तरफ से जो रणधीर पनियार है उनकी टिकट फाइनल मानी जा रही है। दूसरा, अगर हम इसमें नाम देख रहे हैं, जैसे बीजेपी को अगर मिलेगी तो रणबीर गंगवा वहां से हो सकता है कि उनको दोबारा मिले, लेकिन रणधीर पनियार का सबसे ज्यादा टॉप में नाम चल रहा है। अगर हम कांग्रेस की बातचीत करें यहाँ से, तो 25 कैंडिडेट है टोटल जिन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगी है, और इनमें प्रोमिनेंट नाम है जैसे प्रोफेसर संपत सिंह है जो एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं, और श्री चंद्र प्रकाश है, या गौरव सिंह है, उनका भी नाम काफी चर्चा में है जो यहाँ से है, या श्रवण कुमार, ऐसे बहुत सारे नाम है। लेकिन संपत सिंह और गौरव सिंह का नाम सबसे ज्यादा यहाँ चर्चा में है कांग्रेस की तरफ से। और बीजेपी की तरफ से यदि हम कुलदीप बिश्नोई के खाते में माने तो फिर रणधीर पनियार यहाँ से मुझे लग रहा है कि उनको टिकट। अच्छा राजेश जी, अगर मैं गलत ना हूं तो गौरव तो शायद संपत सिंह के बेटे ही हैं, उन्हीं का वही है या फिर? हाँ, तो बाप बेटे का उन्हीं में से किसी, हाँ उन्हीं में से किसी, हाँ उन्हीं के बीच में ये है। अच्छा, तो राजेश जी नलवा क्या कह रहा है कि बिश्नोई साहब के कंट्रोल में हक अधिकार में रहेगा या छूटेगा, और हल्के का एक हिसाब से मूड किस तरफ है, किस तरफ ज्यादा झुकाव है? देखिए, बीजेपी के पास में वहां रणधीर गंगवा जी हैं, और काफी अच्छा उनका अपना जातिगत समीकरण ठीक ठाक बैठते हैं, और वो जिताऊ कैंडिडेट भी। लेकिन जितना मैं उनकी टीम से उनसे संपर्क करके जानकारी जुटा पाया हूं, उनको पार्टी की तरफ से बोल दिया गया है कि बरवाला में अपनी जमीन तलाशे, उनकी इस बार सीट बदल ली जा सकती है क्योंकि कुलदीप यहाँ क्लेम कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ और उस पर एग्री भी वो हो गए, ऐसी जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं कि रणबीर गंगवा को बरवाला में बीजेपी शिफ्ट करेगी, और यहाँ रणधीर पनियार कैंडिडेट हो सकते हैं, इस तरीके का है। रही कांग्रेस की बात, काफी सारे यहाँ नेता ऐसे हैं कांग्रेस में जो टिकट चाहते हैं, लेकिन सार जिले में 2 सीटें लगभग बैकवर्ड को जाती हैं। उनमें से एक नलवा है, एक बरवाला आता है, एक आदमपुर। इनमें से बैकवर्ड सीट लगभग घूम घूम के आती रही है। इस बार यहाँ जो चंद्र प्रकाश रिटायर्ड IAS हैं और वो पंडित रामजी लाल जी के भतीजे हैं, तो उनका दावा ज्यादा मजबूती से देखा जा रहा है। वो बैकवर्ड क्लास से आते हैं और उनको वो टिकट जा सकती है। और अगर हम बात करें अब उकलाना मंडी की, तो उकलाना मंडी से कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं? कुलदीप एक बार आप देख के बताएंगे कांग्रेस और बीजेपी से, और इस पे फिर माहौल राजेश जी। हाँ, अगर मैं उकलाना मंडी की, तो ये रिजर्व सीट है उकलाना वाली, और इस पे अगर हम कांग्रेस की बातचीत करें तो टोटल 46 लोगों ने आवेदन किया है। और कुछ ये भी चर्चा ये हो सकता है कि यहाँ से शैलजा भी चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का। और दूसरा, अगर जो यहाँ से मेन नाम चर्चा में नरेश सेलवाल है, श्रीमती बाला देवी है, तो ये कुछ नाम है कांग्रेस की तरफ से जो सबसे मेन चर्चा में। अगर हम बीजेपी की बात करें तो आशा केडकर है यहाँ, और जो अनूप दानक थे, शायद उन्होंने अभी, उनका अनाउंसमेंट नहीं हो सकता, वो उनको भी यहाँ से टिकट मिले, बीजेपी में ट्राई कर सकते हैं। जेजेपी को ये टिकट, ये सीट गई थी, और अब देखते हैं कि जेजेपी तो खैर कोई सीन में नजर नहीं आ रही, तो इसलिए हम थोड़ा सा बाइपोलर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन
कोशिश करेंगे कि जो और भी पार्टियां हैं इनेलो और जेजेपी, उनका विश्लेषण एक आप तक वो भी आप तक पहुंचाएं। तो राजेश जी क्या लग रहा है, एक तो हम राजेश जी ये ट्रेंड देख रहे हैं हरियाणा में कि जो रिजर्व सीट होती है उन पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट आवेदन करते हैं कि हमें टिकट चाहिए हमें। अब जैसे 46 है यहाँ पर, और आप सीटें देखेंगे जनरल 2 4 5 10 नाम होते हैं, लेकिन रिजर्व सीट पे एक लंबी फहरिस्त होती है और ज्यादातर रिटायर्ड अफसर होते हैं, दलित समुदाय के रिटायर्ड अफसर होते हैं। मनदीप जी 57 है, सॉरी मैं गलत बोल गया, 57 लोगों ने आवेदन किया। 57 लोगों ने किया। हाँ हाँ 57 तो वो जो रिटायर्ड दलित समुदाय से आने वाले रिटायर्ड अफसर सारे ये सोचते हैं कि हम एमएलए बने। अधिकारी काफी है इसमें, बिल्कुल है जी। उकलाना जो है ना, उसमें इस बार इस इलाके की 74 का एक हल्का भी हो सकता है। कुमारी सैलजा ने दावेदारी ठोक दी है कि मैं मुख्यमंत्री या मेरे जो कैटेगरी के लोग हैं वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते हैं। और सच भी है कि मैं हरियाणा का डेटा अगर मैं देखूं तो कभी भी किसी दलित को मुख्यमंत्री हम लोगों ने उस डेटा में नहीं देखा है, ना हम जब से पहले हैं ना ही उससे पहले की बात अगर करें तो। कुमारी सैलजा मैं श्योर हूं कि चुनाव लड़ेगी, उकलाना से लड़ेगी। तो बाकी के जो नाम है वो 47 है, हालांकि 57 में कुमारी सैलजा नहीं है, उससे अलग होगा, तो वो ऐसे ही रह जाएंगे। और रही बीजेपी की बात, बीजेपी में आशा खेदड़ है, इस तरीके से काफी सारे लोग हैं, सीमा गैबीपुर है, वो ट्राई कर रही है। लेकिन लग रहा है कि अनूप धानक जो है उन्होंने जेजेपी को छोड़ दिया है, वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे और हारेंगे, ये ऐसा मुझे दिख रहा है जी। हाँ तो एक तो विरोध तो है ही, और जो किसान आंदोलन था उसका एक बड़ा सेंटर कहीं ना कहीं था, ये भी हम सबको पता है। और अगर हम बरवाला सीट की बात करें तो बरवाला सीट में राजेश जी क्या नजर आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस से कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं और किस किस्म की फाइट आप बरवाला सीट पे देख रहे हैं? नारनौल जैसा हाल है बरवाला का, बहुत ज्यादा कैंडिडेट है, दोनों ही पार्टियों के पास काफी कैंडिडेट है, दोनों ही खेमों के पास, कांग्रेस में भी अगर बात करें तो ठीक है। तो बीजेपी की तरफ से वहां सुरेंद्र पुनिया है, 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, और इसमें पार्टी में अहम जिम्मेवारी पर महामंत्री वो हैं, 6 में से 1 हैं, तो वो दावेदार है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी लग रहा है कि वो अपनी दावेदारी को रखेंगे। रणधीर सिंह धीरू वहां पे है। और अगर बात करें तो एवरेस्ट पे एक लड़की गई थी अनीता कुंडू, वो वहां दावेदारी कर रही है। स्वीटी बुरा वहां पे दावेदारी कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारे लोग हैं, लेकिन उनसे अलग जोगीराम सिहाग जजपा के विधायक थे, लेकिन हर मौके पर बीजेपी के साथ रहे हैं, साथ दिया है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर कहीं ना कहीं हाउस में किसी तरीके की बात रही हो, वो रहे हैं। तो दावेदारी उनकी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। लेकिन उससे भी अलग नाम रणबीर गंगुआ एक आ गए हैं, अगर वो आते हैं तो फिर वो एक मजबूत दावेदार है। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस में ये देखने की बात है कि किस कैटेगरी में जाती है, ये सामान्य रहेगी सीट या फिर बीसी कोटे में, क्योंकि मैंने बताया था कि 3 हलकों में से बरवाड़ा भी एक हल्का है। तो बीसी कोटे से अगर ये कोई सीट आई तो वहां हुड्डा खेमे में विजेंद्र एक लड़का है, सरपंच रहे हैं वो, उनके परिवार से, वो आ सकते हैं। और अगर यहाँ बात करें सैलजा के खेमे से, एकमात्र नाम है कृष्ण सातरोड के लिए सैलजा काम करेगी। और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से युवा कांग्रेस में पदाधिकारी लंबे समय से हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष का उन्होंने चुनाव लड़के 3.5 लाख के आसपास वोट लिए थे, तो प्रोफाइल उनका मजबूत है, वो टिकट को क्लेम करेंगे। और लग रहा है कि इस बार ये सामान्य सीट बना करके कांग्रेस इसमें प्रत्याशी उतारेगी। तो एक नाम जो सबसे मजबूत है, जिसकी प्रोफाइल ठीक है, वो कृष्ण सातरोड दिखाई देता है। कृष्ण सातरोड का नाम मेरे को भी काफी सुनाई दे रहा है। अब एक सीट बचती है आदमपुर, और आदमपुर में बिश्नोई परिवार का पुराना गढ़ किला, और भव्य बिश्नोई बाय इलेक्शन जीते, पहले कांग्रेस में थे, उनके फादर साहब, और फिर अब बीजेपी के हो गए हैं। तो कांग्रेस कोई ढंग का कैंडिडेट उतार पाएगी वहां से, और जो परिवार है भजनलाल परिवार, उसके सामने कोई चुनौती बन पाएगी? क्योंकि एक मैं इस भजनलाल परिवार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लाल परिवार इसलिए बोल रहा हूँ कि अब की बार ये चर्चा भी है कि ये भी हो सकता है कि हरियाणा में लाल परिवार के वारिसों में से कोई भी विधानसभा ना पहुंचे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ये जोर दे के कह रहा हूँ। और तीनों लालों का मतलब है देवीलाल परिवार और बंसीलाल और भजनलाल। तो इस वजह से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये सच में 2024 का इलेक्शन दे पाएगा हरियाणा को, या फिर ये सिर्फ एक मुहावरा है पॉपुलर जो लोग बोल रहे हैं बस? देखिए, आदमपुर की वही हालात है जो मैंने हांसी के बारे में जिक्र किया था। डर का एक माहौल बनाया गया है, और उस डर के माहौल में कोई भी नेता बड़ा नहीं हो पाया, या इन्होंने बड़ा बनने नहीं दिया है। कहावत है कि चौधरी लाल जी के सामने अगर किसी ने चुनाव लड़ने की बात की तो वो उसको बुला लिया करते कि बेटा चुनाव में कुछ नहीं,
बताओ पद कौन सा चाहिए है, किस पोस्ट पे जाना है, आप वहां आराम से अपनी नौकरी करो कि कहीं ना कहीं आज नया है, कल की डेट में ये फिर बड़ा नेता बन सकता है। अगर कोई ठीक ठाक सा चेहरा कांग्रेस लाती है तो आदमपुर के लोग सच में ही बदलाव तो करेंगे। ऐसा लग रहा है कि लंबी एक पारी इनकी हो गई है। पिछली बार भी जब बाई इलेक्शन की बात आई थी तो पूरा सरकार का तंत्र लगा हुआ था, तमाम तरीके की चीजें जो चलनी चाहिए चुनाव में वो चली हैं, लेकिन जयप्रकाश ने उनको बहुत एक हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया था। बड़ी छोटी सी जीत और बड़ी मुश्किल से वो अपनी इज्जत और जमान चीजों को बचा पाए थे। अगर जयप्रकाश लोकसभा में ना गए होते और वो विधानसभा चुनाव लड़ते तो मैं मानता हूं कि लगभग वो चुनाव शुरू होने से पहले ये चुनाव हार गए होते। अब कौन कैंडिडेट होगा और वो कितना टिकेगा, क्योंकि यहाँ किसी भी कीमत पर पूरे परिवार की राजनीतिक विरासत बचाने की बात है, तो वो तमाम जो चीजें होती हैं वो करके भी चीजों को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। अब डिपेंड करता है कि कांग्रेस किसको कैंडिडेट बनाती है। हाँ, जितने भी बड़े लोग हैं हम हमेशा देखते आए हैं कि चौधरी देवीलाल को छत्रपाल जैसे एक छोटे से लड़के ने हरा दिया था, ठीक है, तो कोई एक नया आकर के चीजें भी उसमें पलट सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एस्टेब्लिश जो नेता है या इनमें जो बैटर कौन है वो जीता होगा, वो जनता का मूड होता है, किसी को भी कहीं ना कहीं सराखों पर बैठा करके चुनाव को पलट सकते हैं। तो हिसार की अगर हम सारी विधानसभा सीटों को देखें तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीटें आप कांग्रेस को दे रहे हो? अगर हम एक एक गिने तो आपने नारनौल तो मेरे हिसाब से कांग्रेस को आप कह रहे हो, हांसी आप टफ फाइट मान रहे हो, हांसी हिसार आप बीजेपी के थोड़ा फेवर में देख रहे हो, कैंडिडेट के ऊपर होगा तो उसको भी हम टफ फाइट के तौर पर देखें। बरवाला आप कांग्रेस के लिहाज की बता रहे हो, कुलाणा मंडी आप कांग्रेस के लिहाज की बता रहे हो, और नलवा और आदमपुर को आप एक हिसाब से मान के चल रहे हो कि वहां पर नेक कैंडिडेट भी वो होगा और एक नेक टू नेक। मतलब तो आज के हिसाब से जो क्लियर सीटें दिख रही हैं हिसार में वो सिर्फ कांग्रेस की दिख रही हैं, बीजेपी के फेवर की हक की जितनी भी सीटें वो सारी फंसी हुई हैं, जिनको बीजेपी की हक की सीटें कहा जाता है। तो एक हिसाब से इस लिहाज से इस विश्लेषण का हम निचोड़ क्या निकालें? कैंडिडेट तो बहुत कुछ डिसाइड करेंगे और एक आकलन मुझे लगता है कि आफ्टर कैंडिडेट भी हम सबको करना ही चाहिए। अभी के लिए तो कुछ बदलाव की चीजें दिख रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में मैं थर्ड फ्रंट की बात करना चाहूंगा राजेश जी। और थर्ड फ्रंट में इंडियन नेशनल लोकदल, उनका बीएसपी से अलायंस है, बहुजन समाज पार्टी से, और जेजेपी ने भी एएसपी आजाद समाज पार्टी कांसीराम जो चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है उनसे अलायंस कर लिया है। तो क्या लगता है कि जो एरिया हिसार एरिया किसी टाइम पे इनेलो और जेजेपी का गढ़ रहा है, क्या वो अपने गढ़ में अपनी इन सभी सीटों पे जमानतें भी बचा पाएंगे? देखिए, अगर इनेलो की बात करें तो 2 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुझे लगता है कि उनका प्रदर्शन ठीक रहेगा। उनमें नारनौल एक जगह है, वे जवान उनके बड़े नेता हैं, उनका अपना एक ठीक ठाक सा मामला रहा है। और दूसरा उगलाना में इनेलो का ठीक मामला है, बशर्ते कि कोई ठीक ठाक सा चेहरा वो ला पाए और उनको बिखरने से रोक पाए, क्योंकि यहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। 2 ही तरीके के वोटर हैं, वो बीजेपी को लाने वाले हैं, बीजेपी को हटाने वाले हैं, फिर एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। रही बात जेजेपी की, तो वो मैं नहीं मानता कि कहीं पे भी गिनती में होगी और किसी भी हलके में जमानत उनकी बचेगी। प्रदर्शन ये तमाम है, वो लोकसभा में भी देखा है, विधानसभा में भी इसी तरीके के होने की उम्मीद है। तो कोई ज्यादा सी गुंजाइश मुझे सुधार की नहीं दिखाई देती है, चाहे वो चंद्रशेखर रावण के साथ अलायंस की बात कर ले या किसी भी तरीके की बातें कर ले। तो वो जीरो को और जीरो मिलाएं तो वो नील बटा सन्नाटा एक परिणाम होता है, सुनने ही रहता है, उसी तरीके का परिणाम यहाँ दिखाई देता है। हिसार की कोई और आप खास बात बताना चाहें? हिसार के जो विधानसभा सीटें हैं, आपको लगता है कि हमसे कुछ छूट रही हो कि हिसार में अब की बार ये चमत्कार भी आप लोगों को दिख सकता है, तो कोई ऐसे चमत्कार, कोई आविष्कार, कुछ ऐसा कोई खोज ऐसी छूट गई और रोचक बात हमसे, तो आप जरूर बताइए। काफी नए चेहरे इस बार सदन में होंगे। तो आपको लगता है कि हिसार से काफी नए चेहरे सदन में होंगे? ऐसा नहीं कि एस्टैब्लिश जो चेहरे हमेशा से हम लोग वहां बैठे दिखाई देते हैं वो हों, इस पर बदलाव होगा, नए लोग आएंगे, नई राजनीति की शुरुआत होगी। अब वो किस तरीके का परिणाम दे पाएंगे वो वक्त बताएगा, लेकिन बहुत सारे नए चेहरे इस बार सदन में अपनी उपस्थिति जरूर देंगे हिसार से। जी जी, शुक्रिया राजेश। और एक बार कैंडिडेट की लिस्ट अनाउंस हो, फिर दोबारा आपसे बात होगी, मुलाकात होगी, और मैं हिसार से ग्राउंड रिपोर्ट भी करूंगा, तब भी आपसे साथ चलेंगे कुछ इलाकों में। तो ये था आज का विश्लेषण हिसार की सभी विधानसभा सीटों का। तो
आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हमारी कोशिश होगी कि एक हरियाणा में हर एक जिले की जितनी विधानसभा सीटें हैं उनका आकलन आपको जब तक कैंडिडेटों की लिस्ट अनाउंस नहीं होती तब तक पहुंचा दिया जाए, ताकि जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके ऊपर भी बात हो जाए। और जो माहौल है एक हिसाब से प्री ओपिनियन कह रहे हैं हम, तो मतलब कैंडिडेट के बाद ओपिनियन पोल लगेगा, उससे प्री ओपिनियन पोल से भी कुछ अगर कुछ नया होता तो वो आप गढ़ लीजिए हमारे लिए, तो वो आप तक पहुंचा दें। शुक्रिया, धन्यवाद।